अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, तुर्की ने दिया है पूरे मुसलमानों को धोखा, ये तो आप जान ही चुके होंगे। लेकिन आखिर सीरिया में तुर्की इतना दोगलापन क्यों कर रहा है? आखिर इजराइल और अमेरिका का साथ देने की तुर्की को क्या जरूरत पड़ गई? वो तुर्की जो कभी इजराइल को धमकियां दिया करता था, अमेरिका को धमकियां दिया करता था, आखिर सीरिया में इनके साथ मिलकर क्यों मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहा है? और आखिर सीरिया की ये जंग इतनी भयानक क्यों है और दुनिया की सबसे खतरनाक जंग इसे क्यों माना जा रहा है? आखिर क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी? अब रशिया इसमें इंटर कर चुका है और तमाम तर देश में आ चुके हैं, तो क्या वाकई ये दुनिया की आखिरी जंग होगी? आखिर तैयब अर्दगान ने, तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया? ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगी। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप और हम कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सीरिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहीं पर किसी मस्जिद में घुसकर HTS की जो फोर्स है वो तबाही मचा रही है। तो कभी सीरियन आर्मी पर हमला करके वो लोग पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जगह जगह कब्जा करके ईरान, इराक, इधर उधर भी कब्जा करके लोगों को कत्ल करेंगे और वहाँ के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, HTS नामी ये जो फौज है ये बहुत दहशतगर्द लोग हैं, ये तो सभी जानते हैं। इन्हें कुछ लोग तकफीरी फिरके के नाम से भी जानते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ताज्जुब वाली बात ये नहीं है कि HTS फोर्स ऐसा कर रही है, ये पहले भी ऐसी दहशतगर्दी मचा चुके हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात और पूरी दुनिया की नजरें जो टिकी हुई है वो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान पर टिकी हुई है, क्योंकि तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दगान, वो इस फोर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल को भी इस जंग में सपोर्ट कर रहे हैं। जहां एक तरफ बशर अल असद को सपोर्ट करना चाहिए था उन्हें, जिधर ईरान भी है और इराक भी है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल, अमेरिका और इस HTS नामी फोर्स को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि आखिर इस जंग में इस देश में लड़ कौन कौन रहा है, क्योंकि एक छोटा सा ये देश है और उसके अंदर इतनी अलग अलग ताकतें, अलग अलग पार्टीज मौजूद हैं, जिसमें बशर अल असद भी हैं, SDF भी हैं, तुर्की भी है, सीरियन फ्री आर्मी भी है, HTS नामी ये पार्टी भी है, अमेरिका भी है, ईरान भी है और अब तो रशिया की एंट्री भी इसमें हो चुकी है। पहले से हिजबुल्लाह इसमें शामिल है, इजराइल का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। न जाने कौन कौन से ग्रुप हैं। अब इनमें से कौन किससे लड़ रहा है और किसके जीतने से अमेरिका या इजराइल को फायदा होगा या तुर्की को फायदा होगा या रशिया को या ईरान को फायदा होगा, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सीरिया के अंदर ये जो वॉर शुरू हुआ था, सिविल वॉर, ये 2011 में शुरू हुई थी और इसी सिविल वॉर को अगर दुनिया की सबसे खतरनाक और भयानक जंगों में से एक कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस एक जंग ने पूरे सीरिया के इतिहास और उसकी किस्मत को बदल कर रख दिया। 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, करोड़ों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया, जिसमें से लाखों तो ऐसे हैं कि जो सीरिया के अंदर ही किसी दूसरी जगह पर जाकर एक रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि लाखों ऐसे हैं जिनको देश भी छोड़ना पड़ा और वो आसपास के इलाकों में जाकर शरणार्थी बन गए। दोस्तों, सीरिया के ज्यादातर ऐसे ऐतिहासिक हजारों साल पुराने शहर हैं जो खूबसूरती और अमीरी का गढ़ माने जाते हैं, वो देखते ही देखते इस जंग की वजह से, इस सिविल वॉर की वजह से, गृह युद्ध की वजह से मलबे में बदल गए और आज हालात ऐसे हैं कि पूरे सीरिया को दुनिया में तबाही की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दुनिया में किसी और इलाके में भी अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कोई हमला हो जाए, तो वहाँ के हालात को देखकर लोग ये कहने लगते हैं कि अरे ये तो सीरिया हो गया है। इस सिविल वॉर की वजह से सीरिया के अंदर ऐसे लोगों का नंबर भी लाखों में पहुंच गया कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। बाहरी मदद आती थी तभी उनको खाने को मिलता था। और सीरिया की सिविल वॉर से ये जो खतरनाक, भयानक और दिल को दहला देने वाली तबाही नजर आई, उसकी मेन वजह भी यही थी कि जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, मतलब कि सीरिया की सिविल वॉर में बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाना और तो और फिर बाहरी ताकतों का भी कूद पड़ना। नतीजा ये हुआ कि इन सब के पॉलिटिक्स के झगड़ों में, इन सब की हुकूमती जंगों में आम आवाम का बहुत लंबा नुकसान हो गया। आम आवाम बेघर हुई, आम आवाम को ही कत्ल किया गया और आज भी सरवाइव जो कर रहे हैं वो आम लोग ही कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ये सारी ही पार्टीज एक दूसरे पर हमला करती है, सीरिया में ही एक दूसरे से लड़ते रहती है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग देती है और मौतें होती हैं, तो किसकी होती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सीरिया के आम लोगों की। दोस्तों, ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करते हुए अगर हम बिल्कुल मेन टॉपिक पर आएँ तो ये जंग शुरू हुई थी 2011
2011 में सिविल वॉर क्यों शुरू हुई थी, ये चीज़ भी आप में ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। हुआ ये था कि 2011 ये वो दौर था कि जब अरब स्प्रिंग का आगाज़ हुआ। मतलब अरब के बहुत सारे देशों में आम जनता ने अपने बहुत सारे हुक्मरानों की हुकूमतों का तख्ता पलट कर दिया था। सीरिया के वो मजलूम लोग कि जो पिछले एक लंबे वक्त से एक जालिम डिक्टेटरशिप में रह रहे थे, उन्होंने भी मौका देखा तो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन बशर अल असद की हुकूमत ने आम लोगों के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ सेना उतारी और ऑटोमेटिक हथियारों वगैरह से इस्तेमाल करके उन पर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आर्मी का ही एक ग्रुप अपनी आर्मी और हुकूमत से बागी हो गया, लोगों के साथ खड़ा हो गया और लोगों ने भी हथियार उठा लिए। इस तरह से सीरिया के अंदर सिविल वॉर का आगाज हुआ। सीरिया की सिविल वॉर के जो पिछले 10-15 साल से लगातार जारी है, इवन अभी भी चल रहा है, वो वैसे तो हमारे दौर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम उसको 3 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है, शुरू होता है सन 2011 से 2015 तक का, जब बशर अल असद के खिलाफ खड़ी होने वाली आर्मी के, जिसको बहुत सारे लोग सीरियन रेबल आर्मी भी बोलते हैं या बागी ग्रुप भी कहा जाता है, उसने बड़ी तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ाई, गेनिंग किया, बढ़त बनाई और सीरिया के रक्का और इदलीब जैसे अहम शहरों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। ओपोजिशन आर्मी को इस जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो समेत अरब दुनिया से भी सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों का सपोर्ट मिल रहा था। एक तरफ से बाहरी ताकतों का इतना सपोर्ट आ जाने की वजह से दूसरी तरफ से भी मतलब बशर अल असद की हुकूमत भी सपोर्ट में ईरान और रशिया जैसे देशों की एंट्री हो चुकी थी। अब यहाँ पर सेकेंड फेज की बारी आती है, जो दरअसल फर्स्ट फेज से थोड़ा सा ओवरलैप करता है, क्योंकि 2014 से लेकर 2017 तक ये चला था। इसको बहुत सारे लोग IS फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये वो दौर था दोस्तों जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर तो चल ही रही थी, सारी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर हमले तो कर ही रही थी। तो इन हालात का फायदा उठाते हुए यहाँ पर एक नई ताकत ने पैर जमाए और बड़ी तेजी के साथ अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। इस ताकत का नाम था ISIS, जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन के नाम से भी जानती है। देखते ही देखते ये इराक और सीरिया के उस बड़े इलाके पर काबिज हो गई थी कि जिसको आप लोग मैप में देख सकते हैं, जिसकी वजह से सीरियन सिविल वॉर में पहले से जितनी भी पार्टीज लड़ रही थी, जितने भी लोग लड़ रहे थे, वो सब साथ में आ गए और उन्होंने अब सिर्फ एक ही के खिलाफ मतलब ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। चाहे बशर अल असद हो, उनकी हुकूमत हो, ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, रशिया हो, अमेरिका हो या फिर कुर्दिश ग्रुप, सबके सब ISIS के खिलाफ लड़ रहे थे। और 2017 का वक्त आते आते ISIS मानो ना होने के बराबर रह गया था, यानी उसकी जंग में हार हो चुकी थी। ISIS से निपटने के बाद अब वेस्टर्न पावर्स ने और स्पेशली अमेरिका ने यहाँ पर एक और ग्रुप मतलब के STF को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये पार्टी दरअसल उन्हीं कुर्द लोगों का एक ग्रुप है जो पहले तो ISIS से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए लड़ रहे थे, मगर बाद में तुर्की से लड़ने लगे। और तुर्की से भी इनकी दुश्मनी की वजह पुरानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे इलाके में रहने वाले ये सारे कुर्द लोग अपने एक कुर्दिस्तान देश बनाना चाहते हैं, जो जाहिर है इस इलाके के 1-2 नहीं बल्कि 3-4 देशों को तोड़कर ही बनाया जा सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है सीरियन सिविल वॉर का तीसरा फेज, जो लगभग 2016 से लेकर 2020 तक चला था दोस्तों। इसमें अमेरिका की सपोर्ट से कुर्द लोगों ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाई और सीरिया के नॉर्थ के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी तरफ इसी दौर में ही अब ईरान, हिजबुल्लाह और खास तौर से रशिया की मदद से बशर अल असद की आर्मी ने भी बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनानी शुरू कर दी और अपने पुराने खोए हुए सारे इलाकों को दोबारा हासिल करना शुरू कर दिया। 2020 का शुरुआती वक्त आते आते हालात ऐसे हो गए थे कि बशर अल असद की आर्मी इन बाहरी ताकतों की मदद से मानो सीरिया के एक बड़े इलाके पर छा चुकी थी और वह रेबल ग्रुप की जिसने एक दौर में बशर अल असद को मानो हरा ही दिया था, अब वो सिमट कर तुर्की वाली साइड में बिल्कुल एक छोटे से कोने पर रह गया था, जिसको आप लोग बखूबी मैप में भी देख सकते हैं। तभी मार्च के महीने में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मदद और कोशिशों से यहाँ पर सीज फायर हो गया और सारी की सारी ताकतें जहाँ पर थी वहीं के वहीं ठहर गईं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग आपको ये बताते चले कि ये जो रेबल ग्रुप है जो बशर अल असद की आर्मी के खिलाफ लड़ रहा था या लड़ता आया है, इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुर्की भी सपोर्ट करता है। और सपोर्ट करने के पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि तुर्की इनका इस्तेमाल उस SDF के खिलाफ करना चाहता है या उस SDF को पीछे धकेलने, उसको हराने के लिए करना चाहता है कि जो अमेरिका की मदद से सीरिया के नॉर्थ के एक बड़े इलाके पर काबिज हो चुके हैं और जो तुर्की के लिए सबसे बड़ा एक खतरा है। दोस्तों, अब ये खतरा क्यों है और ये कुर्द लोग कौन होते हैं, इनका इतिहास क्या है,
तुर्की से दुश्मनी की वजह क्या है, ये हम किसी और वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि SDF या बाकी कुर्द मूवमेंट को सीरिया में कंट्रोल करने के लिए तुर्की ने सिर्फ रेबल ग्रुप को ही सपोर्ट नहीं किया, बल्कि तुर्की तो वक्त वक्त पर सीरिया के अंदर दाखिल होकर एयर स्ट्राइक वगैरह भी करता रहता है। और तो और 2016 से लेकर 2019 के बीच कई बार ये सीरिया के अंदर एंटर भी हुआ। मतलब तुर्की ने अपने बॉर्डर से लगे हुए सीरिया के बहुत सारे इलाकों पर कंट्रोल जमा रखा है और इस पूरे इलाके को तुर्की की तरफ से बफर जोन बोला जाता है, ताकि SDF या बाकी कुर्द लोगों को तुर्की के अंदर जाने से रोका जा सके और उधर के लोगों को इधर आने से रोका जा सके। सीज फायर के बाद अब सीरिया का जो हाल था वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल जजीरा की तरफ से शेयर किए गए इस मैप में देखा जा सकता है कि ये जो येलो मतलब पीला कलर है, ये पूरा वो इलाका है जिस पर SDF मतलब के कुर्द लोगों का कब्जा है, जो उन्होंने किसी दौर में अमेरिका की सपोर्ट से किया था। इसके अलावा आप लोगों को ऊपर की साइड में यानी तुर्की की बॉर्डर से लगी हुई ये जो पतली पतली 2 लाइन नजर आ रही है एक ही कलर की, अब वो कलर ब्लू है या उस जैसा जो भी है, ये दरअसल वही इलाका है जिस पर तुर्की या उससे जुड़े हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है और जिसको तुर्की की तरफ से बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो सबसे बड़े इलाके पर रेड मतलब के लाल कलर नजर आ रहा है, ये वही कलर है जहां पर बशर अल असद की हुकूमत कायम है, जो पूरे सीरिया का लगभग 60 से 61% बनता है। तो इस हिसाब से अभी भी बशर अल असद की आर्मी का सीरिया के सबसे बड़े इलाके पर कंट्रोल है। साथ ही साथ आप लोगों को ये लाल पूरे एरिया के बीच बीच में कहीं पर काले काले धब्बे भी नजर आ रहे होंगे। ये दरअसल वो कुछ खास इलाके हैं जहां पर अभी अभी ISIS या उससे जुड़े हुए बाकी लोगों का कंट्रोल या फिर किसी तरह का दबदबा कायम है। अब नीचे की साइड में भी आपको बिल्कुल कोने पर मतलब लाल कलर से लगा हुआ ही नीला कलर भी नजर आ रहा होगा। ये दरअसल वही गोलाल हाइट है कि जिस पर इजराइल का कब्जा है और इसका ताल्लुक कोई सीरिया सिविल वॉर से नहीं, बल्कि सीरिया की जमीन पर इजराइल का कब्जा 1967 से बना हुआ है। आखिर में बचता है हरा मतलब है ग्रीन कलर, और हरा भी आप लोगों को ये यहाँ पर 2 तरह का नजर आ रहा होगा। एक तो क्लियर हरा है, जबकि दूसरे हरे कलर के साथ कुछ पट्टियां भी नजर आ रही हैं। यहीं पर मौजूद है वो फोर्स जिसका नाम HTS है। और दोस्तों ये HTS नामी जो ग्रुप है, ये जो फोर्स है, इसी ने सीरियन सिविल वॉर को दोबारा शुरू कर दिया है। इसमें से तुर्की के बॉर्डर के साथ लगा हुआ जो क्लियर हरा कलर है मतलब बगैर पट्टी के, यहाँ वो इलाका है जहाँ HTS 27 नवंबर 2004 से पहले हुआ करता था। मगर अब ये जो पट्टी के साथ नजर आ रहा है, ये वो नया इलाका है कि जो बशर अल असद की आर्मी के पास था। मगर 27 नवंबर से लेकर अब तक मतलब अगले 4-5 दिन के अंदर ही इस फोर्स ने यानी HTS ने अपने कंट्रोल में सारे इलाके ले लिए हैं वापस। और हर गुजरते वक्त के साथ ये उम्मीदों से भी कहीं तेजी के साथ बढ़त बना रहा है। बढ़त की वजह ये मानी जा रही है क्योंकि इसको तुर्की को और मुमकिन है कि अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों का सपोर्ट हासिल है। यहाँ पर दोस्तों वेस्टर्न देशों का सपोर्ट या फिर अमेरिका का सपोर्ट आम बात है, लेकिन इसमें तुर्की ने जो सपोर्ट बना रखा है और तुर्की इस HTS नामी दहशतगर्द तंजीम को जो सपोर्ट कर रहा है, इस पर पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरे मुसलमान हैरान है और उनका दिल भी दुखा है, क्योंकि ये HTS अपने एजेंडे में ये बात भी कर रहा है कि ये मासूमीन के रोज़ों को भी हमला करके डैमेज करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का जो रोज़ा है मुबारक है, वहाँ पर ये हमला करने की बातें कर रहे हैं, मस्जिदों में घुस रहे हैं, वहाँ की जानमाज़ें फाड़ रहे हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बैनर्स, उनके अलम, बहुत सारी चीज़ों की बेहुरमती करके उनको डैमेज भी कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तुर्की के लिए ये है कि तुर्की एक ऐसी तंजीम, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो कि तमाम तर उम्मत मुस्लिमा के मुक़द्दस मुकामात में से एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े पर हमला करने की बात करते हैं। दोस्तों HTS को तो तुर्की भी सपोर्ट कर रहा है, यही इसकी सबसे बड़ा दोगलापन है। अर्दोगान जो कि मुसलमानों की रहनुमाई करने की बात करते हैं, वो एक ऐसी दहशतगर्द टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके साथ अमेरिका और वेस्टर्न देश मिले हुए हैं। तैयब अर्दोगान अगर एक सच्चे मुसलमान है तो वो खुद दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या जिस साइड अमेरिका वेस्टर्न देश होंगे, क्या वो कभी मुसलमानों का भला चाहेंगे। बहरहाल दोस्तों अब बात करें अगर बशर अल असद की, उनकी हुकूमत की या उनकी जो आर्मी है, वो अपने आप में तो काफ़ी कमज़ोर है ही पहले से ही, लेकिन उनके जो मददगार हैं, चाहे रशिया हो या फिर ईरान हो या हिजबुल्लाह, वो सब अपनी अपनी जंगों में उलझे हुए हैं। तो इस बार बशर अल असद की हुकूमत के लिए पिछली बार की तरह बचे रहना वाकई मुश्किल होगा। अब दोस्तों आप भी समझ चुके होंगे कि तुर्की ने कितनी शर्मनाक और कितनी घटिया हरकत की है। यहाँ पर तुर्की आवाम की बात नहीं चल रही है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि बात चल रही है तुर्की की गवर्नमेंट की। इसीलिए बार बार तुर्की लफ्ज़ आता है तो आप किसी आवाम पर निशाना ना साधें, बल्कि यहाँ पर हमारा मतलब तुर्की की गवर्नमेंट से है।
बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।